हेलो दोस्तों, पिछले कक्षा में देखे थे हम कि वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे होगा। उसके सूत्र के द्वारा मैंने बताया था आप लोग को। चलिए आज नाद की दृष्टि से व्यंजन का प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण के प्रकार। चलिए क्या पढ़ेंगे आज? नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्ण, नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। नाद की दृष्टि से कितने भेद हैं व्यंजन वर्ण के? दो भेद हैं। पहला भेद हो गया अल्प प्राण और दूसरा भेद इसका हो गया महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, इसका परिभाषा होगा अल्प प्राण का, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार ध्वनि का उच्चारण नहीं हो। हकार ध्वनि का उच्चारण नहीं हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण क्या हुआ? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार ध्वनि का उच्चारण नहीं हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब ये हो जाएगा, पहचानेंगे कैसे अल्प प्राण? तो ये है क्लू इसका, यह प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, जो पीछे व्यंजन वर्ण जो पढ़ाए थे उसी में है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला, कितना हो जाएगा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। तो अल्प प्राण को पहचानने का नियम हो गया कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाएगा। अब दूसरा हो गया महाप्राण। क्या हो जाएगा? महाप्राण। इसका देखिए, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार ध्वनि का उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। यह प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और क्या होगा? चौथा वर्ण आता है। तब देखिए, अब क ख को ही ले लीजिए। एग्जाम्पल में ले लीजिए इसको, क, ख, ग,
घ और अंग। के से क हो जाएगा, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से य। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अल्प प्राण जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार ध्वनि का उच्चारण नहीं हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। यह प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला ये हुआ, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये तीनों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, अल्प प्राण। उसके बाद महाप्राण है, यह प्रत्येक व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण होगा। क्या हो जाएगा, महाप्राण। उसके बाद देखेंगे घोष वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा टॉपिक हुआ, घोष वर्ण और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो घोष वर्ण, घोष वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में, इसका परिभाषा है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकारित हो तो वे घोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, घोष वर्ण, घोष वर्ण कहलाता है। क्या हो जाएगा, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण कैसे पहचानेंगे, तो इसका है, यह प्रत्येक व्यंजन वर्ग या प्रत्येक व्यंजन वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों होगा, तीसरा, पांचवा और चौथा। इसके अलग है, और अंतस्थ व्यंजन जो है, य, र, ल, व, और प्रत्येक स्वर आता है, प्रत्येक स्वर आता है। तो घोष वर्ण क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा हो गया ग, चौथा हो गया घ और पांचवा अंग, ये घोष वर्ण के कहलाएगा। और य, र, ल, व घोष वर्ण है, और प्रत्येक स्वर जितना है वो सारा घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे अघोष वर्ण के बारे में, उसी का दूसरा है घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण पढ़ा दिए हैं, और अघोष वर्ण, अघोष वर्ण किसे कहते हैं। अब जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत न हो तो वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। यह प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, यह प्रत्येक व्यंजन
व्यंजन वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और इसके अंतर्गत आ जाएगा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स हो, ये और ये अघोष वर्ण को पहचानने का नियम है। अब आगे चलिए, व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है उसका पहला तो देख लिए हैं, तो दूसरा भेद है हिंदी व्याकरण का, दूसरा भेद आज पढ़ने जा रहे हैं, शब्द विचार। क्या होगा, शब्द विचार। शब्द विचार। अब शब्द विचार किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होगा कि शब्दों के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही शब्द विचार कहलाता है। परिभाषा लिखिए इसका, शब्द विचार, शब्द विचार हिंदी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की वह शाखा है जिसे पढ़ने से शब्दों के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे क्लास में पढ़े थे आप लोग कि क प्लस म प्लस ल, इसका हो जाएगा कमल। न प्लस म प्लस क, क्या हो जाएगा इसका, नमक। अब देखते हैं इसमें एक वर्ड आया है शब्द, तो अब इसके बारे में जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या होगा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इसका प्रकार है, शब्द कितने भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। इसका पहला भेद हो गया सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, अब देखिए सार्थक शब्द का परिचय, जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो, जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का अर्थ, जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल इसमें, फूल, घर, पेन, etc लगा दीजिए। जितना है उसका अर्थ निकले उसी को, जैसे फूल, घर, पेन,
लाइट, किताब, ये सब सारा सार्थक शब्द में। और दूसरा इसका हो जाता है अर्थ की दृष्टि से निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो लिखिए जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट न हो, मतलब समझ में नहीं आए, स्पष्ट न हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो जैसे में इसका आ जाएगा, जैसे नमक। नमक, तो ये नमक जो है ये हो गया सार्थक शब्द, सार्थक शब्द हुआ। लेकिन अगर कोई बोले इसी को, ये तो नमक बोलने से तो हमको मालूम चल रहा है कि नमक के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन अगर कोई कहे लमक, तो क्या आप समझिएगा, इसका अर्थ तो नहीं निकल रहा है, इसलिए इसी को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अब छोटे छोटे बच्चे लोग पानी को कहते हैं, पानी तो कह रहे हैं तो समझ रहे हैं, लेकिन मम कहने से समझ में नहीं आ रहा है, तो मम निरर्थक शब्द हुआ और सार्थक शब्द पानी हुआ। उसी तरह ये हो जाएगा लमक निरर्थक शब्द। अब आगे देखते हैं इसको। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो जाएगा इसका? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। क्या हो जाएगा? उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद हैं और अर्थ की दृष्टि से कितने भेद? 2 भेद। हमेशा याद रखना है, अर्थ की दृष्टि से 2 भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। तो पहला भेद हो गया तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में इसको लिखिए पुष्प, इसका हिंदी हो जाता है फूल, तो ये संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। तो पुष्प, घोड़ा को कहते हैं अश्व, वो संस्कृत है ये, और हाथी को कहते हैं गज, etc लगा दीजिए। जितना संस्कृत शब्द है वो तत्सम शब्द का भाग है। अब दूसरा इसका भाग देखते हैं तद्भव शब्द। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे में हो जाएगा पुष्प, जिस तरह तत्सम शब्द में पुष्प जो बोले वो संस्कृत शब्द है और तत्सम शब्द होगा। तद्भव में उसी को कहते हैं फूल, बिगड़ा हुआ रूप हुआ फूल,
घोड़ा, हाथी, आग, etc लगा दीजिए। तीसरा इसका हो जाएगा देशज शब्द। क्या होगा? देशज शब्द। इसका परिभाषा है देश में बोली जाने वाली भाषा को ही देशज शब्द कहते हैं। देश में बोली जाने वाली, देश में बोली जाने वाली भाषा को देशज शब्द क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे देश में बोला जाता है तो लोटा, डोरी, बाल्टी, etc ये सब सारा देशज शब्द होंगे। और चौथा देखते हैं, इसका भेद है विदेशज शब्द। क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द तो इसका हो जाएगा विदेश में जो विदेशी शब्द है, जब हिंदी के बोलचाल में प्रयुक्त शब्द होने लगता है उसी को ही विदेशज शब्द कहते हैं। तो आ जाएगा विदेशी शब्द जब हिंदी में बोलचाल में प्रयुक्त शब्द होने लगे, प्रयुक्त शब्द होने लगा, उसे ही क्या कहते हैं? उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे में ले लीजिए, जैसे स्टेशन, ये तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? स्टेशन बोल देते हैं। उसके बाद स्कूल, ये सब विदेश का शब्द है, बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त है, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। कॉलेज, क्रिकेट, etc। अब दो तो पढ़ लिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द का भेद और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद। अब देखेंगे बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो चलिए आगे बता रहे हैं। तो बनावट की दृष्टि से कितने भेद हैं शब्द के, तो लिखिए क्या हो जाएगा? व्युत्पत्ति, इसी को बनावट कहते हैं। बनावट के दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं, तो पहला भेद है इसका रूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। इसका परिभाषा है ऐसा शब्द जिसका खंड सार्थक नहीं हो, जिसका खंड सार्थक नहीं हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे खंड जिसका नहीं किया जा सके उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में
जैसे इसी को हाथ को तोड़ेंगे, हा जोड़ थ, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। हाथ, पैर, नाक, कान आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसा शब्द जिसका खंड करने पर दोनों खंड सार्थक हो। जैसे में ऐसा शब्द जिसका खंड करने पर दोनों खंड सार्थक हो उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा जैसे विद्यालय। इसको तोड़ेंगे तो विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी निकल रहा है। तो विद्या जोड़ आलय, विद्यालय होता है ना, तो विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी निकल रहा है अर्थ। विद्या का अर्थ हो गया ज्ञान और आलय का अर्थ हो गया घर, इसका निकल रहा है। उसके बाद गणेश का निकलेगा पुस्तकालय etc। अब तीसरा देखेंगे इसका योग रूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। तो ऐसा शब्द जिसका दोनों खंड सार्थक हो। क्या हो? दोनों खंड सार्थक हो और वह एक विशेष अर्थ प्रदान करे। क्या करे? विशेष अर्थ जो दे उसे ही योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में इसका है जैसे लंबोदर। इसका अगर खंड करते हैं तो लंब जोड़ क्या हो जाएगा? उदर। तो लंब का मतलब लंबा, उदर का मतलब पेट। दोनों तो सार्थक शब्द है, दोनों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक विशेष अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है? एक विशेष अर्थ। गणेश जी को भी कहते हैं लंबोदर। तीसरा अर्थ दे रहा है ना, तो यही हुआ योगरूढ़ शब्द। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे दशानन में हो जाएगा 10 जोड़ आनन, इसी को कहते हैं दशानन। रावण का नाम था दशानन। उसके बाद त्रिनेत्र त्रि का मतलब 3 और नेत्र का मतलब आँख। तो किनके है 3 आँख? शंकर भगवान के। यही हुआ जो विशेष अर्थ देता हो उसे ही योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, आज इतना है।